गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। आज हम साइंस में अर्थ एंड स्काई मतलब पृथ्वी और आकाश के बारे में जो पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है या आज का हमारा जो टॉपिक है चंद्रमा और उनकी कलाएं, पोल स्टार्स और प्लैनेट और स्टार्स के बीच डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं पृथ्वी और आकाश यानी हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड हैं उन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और आइए मैं जल्दी से फटाफट आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी थी और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको आकाशगंगा के बारे में, सूर्य के बारे में और तारामंडल के बारे में, सबके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी और आपको पढ़ाया था और आपसे ये भी कहा था कि आप रिवीजन करके आना। ठीक है, तो जस्ट चेक कि क्या आपने पढ़ा है। तो हम सबसे पहले आकाशगंगा की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम आप सभी को पता है, मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला के नाम से विख्यात है। और मैंने आपको जो समझाया था उसमें यह भी बताया था कि आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको 2 टाइप के आकाशगंगा के बारे में भी बताया था, जिसमें हमारा दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी मतलब इलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में बताया था। इसमें था कि जो हमारी आकाशगंगा होती है आंशिक रूप से छोटे छोटे चपटी गोले के रूप में होती हैं और इसका व्यास जो होता है बड़ा होता है और दूसरा लंबवत व्यास जो होता है छोटा होता है। मतलब इसका एक व्यास बड़ा और दूसरा लंबवत व्यास छोटा होता है। वो हमारी दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी के अंतर्गत आता था। और हमने आपको अनियमित या विषमाकार गैलेक्सी यानी इरेगुलर गैलेक्सी के बारे में बताया था। ठीक, और इसमें यह बताया था कि इसमें जो आकाशगंगा है इनका कोई नियमित आकार नहीं होता और यह सर्पिलाकार आकाशगंगा एवं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में प्रायः छोटी होती है। मतलब जो हमारी इरेगुलर गैलेक्सी होती है वह हमारी इलिप्टिकल गैलेक्सी से जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, ये हमने आकाशगंगा के बारे में रिवीजन ले लिया। अब मैंने आपको तारामंडल के बारे में भी बताया था कि हमारा जो तारामंडल है वह तारामंडल जो होता है तारों का समूह होता है। ठीक, इसका आकार किसी जीव जंतु से मिलता जुलता होता है और ब्रह्मांड में हमारे 89 तारामंडल उपस्थित है, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल हमारा कौन सा है, हाइड्रा है। ठीक, और जो हमारी गैलेक्सी है 1000 अरब तारों का समूह है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में दो गैलेक्सी बताई थी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, और हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो सूर्य होता है वह एक तारा है और जो इसका अपना एक परिवार होता है जिसमें हमारे 8 ग्रह उपस्थित होते हैं। हमारी जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और जो होती है हमारे जो सूर्य की प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट्स लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया, जिसमें हमने आकाशगंगा, तारामंडल और अपनी सूर्य के बारे में छोटी सी जानकारी दोबारा रिवाइज कर ली। अब हम आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा यानी मून पर। ठीक है, तो कोई डाउट तो होगा नहीं पिछले क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। मतलब हमारा जो चंद्रमा है वह हमारे पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है। चंद्रमा जो होता है वह पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है
और पृथ्वी से दूरी में यह लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यह जो होता है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगभग 27.3 दिन में पूरी करता है। हमारे चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता। हमारा जो चंद्रमा है वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और जो मतलब चंद्रमा की रोशनी में परिवर्तित होता है, जिसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड मतलब 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का आकार जो होता है वह पृथ्वी के आकार का 1/4 होता है। ठीक, तारों की तुलना में यह हमारी पृथ्वी के निकट होता है और इस कारण हमें तारों की तुलना में चंद्रमा जो होता है वह बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो पानी स्थित है और ना ही वायु। ठीक, हमारा जो चंद्रमा होता है उसका कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और अपने प्रकाश को यह पृथ्वी तक 1.25 सेकंड में जो होता है वह पहुंचाता है। ठीक है, चंद्रमा का जो हमारे आकार होता है वह पृथ्वी के आकार का 1/4 होता है। चंद्रमा पर हमारे ना तो वायु और ना ही पानी स्थित है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे जो इसरो ने एक चंद्रयान 2 का और चंद्रयान 1 का जो मिशन, फर्स्ट मिशन चंद्रयान 1 का जो 2008 में किया था और सेकंड मिशन हमारा जो 2019 में हुआ चंद्रयान 2 का, उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा चंद्रमा है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पानी विद्यमान है। तो ये साइंटिफिक स्टडी है। आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी चंद्रमा में उपस्थित होती हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, फिर हम आपको उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब हम सब उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, हमारी चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जिस दिन हमारा चंद्रमा जो होता है वह पूर्ण वृत्त के रूप में दिखाई देता है, मतलब जिस दिन हमारा चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस दिन हम क्या कर सकते हैं कि उस दिन हम अपने चंद्रमा की छाया देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो चंद्रमा है हमारा, उसके बारे में हम जो अध्ययन किए उसमें कौन से वैज्ञानिकों का सहयोग रहा है, कौन चंद्रमा पर गया, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन सी प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 व्यक्ति जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे जो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे। तो इन्होंने ही बताया कि जो हमारा चंद्रमा है वहाँ पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं जिनसे कि हमारे चंद्रमा की सतह पर छाया बनती है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक राकेश शर्मा का भी नाम आता है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से अंतरिक्ष यात्रा की थी। मतलब जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक राकेश शर्मा हैं वो रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से अंतरिक्ष पर 2 अप्रैल 1984 में गए थे। इन्होंने भी चंद्रमा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। तो ठीक है, हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि सूर्य के बाद हमने अपने चंद्रमा के बारे में पढ़ा, क्या क्या चंद्रमा में चीज़ें विद्यमान हैं, कितने मिनट में हमारा जो चंद्रमा का प्रकाश है वह पृथ्वी पर पहुंचता है, कौन कौन से क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स जो होते हैं वो हमारे चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं। क्या आपको इतना समझ आ गया बच्चों कि चंद्रमा क्या है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। वैसे भी मैं आपकी क्लास लेने से पहले आपको कोई रिवीज़न करा देती हूँ या आपका रिकैप ले लेती हूँ कि आपने क्या पढ़ा या क्या नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चंद्रमा की कलाएँ। चंद्रमा की कलाओं के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा की वैसे तो हमारी 9 कलाएँ होती हैं, लेकिन आइए हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा की कलाओं का निर्धारण कैसे किया गया। हम यह दिन प्रतिदिन देखते हैं कि चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होता है। कभी चंद्रमा हमारा बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी गोल दिखाई देता है, कभी एकदम बारीक सा पतला दिखाई देता है। मतलब इसमें क्रम लगा रहता है कि एक घटना प्रारंभ होती है, दूसरी घटना समाप्त होती है, फिर दूसरी घटना स्टार्ट होती है। ठीक, कभी वह घटता है, कभी बढ़ता है, कभी एकदम से छिप जाता है, फिर कभी निकलता है, तो एक क्रम चलता रहता है। ठीक, तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जिस रात हमारा चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूरी चांद की रात यानी पूर्णिमा की रात होती है। मतलब जिस रात हमारा चंद्रमा जो होता है वह पूरा दिखाई देता है, मतलब गोल सा दिखाई देता है, बहुत सुंदर। आप लोग कहते हैं चंदा मामा। ठीक है, तो जिस दिन आपके चंदा मामा एकदम गोल से होते हैं, सुंदर सुंदर, जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूरे चांद की रात यानी पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिस दिन या जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस रात को बिना चांद की रात यानी अमावस्या कहते हैं। ठीक, तब कितने हमारे प्यारे अच्छे सुंदर चंदा मामा हैं, कभी पूरा दिखाई देते हैं, कभी दिखाई ही नहीं देते हैं, कभी छिप जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक, तो जिस रात हमारा चंद्रमा पूरा गोल सा दिखाई देता है, वह रात हमारी पूर्ण चांद की रात यानी पूर्णिमा, और जिस रात नहीं दिखाई देता वह अमावस्या की रात होती है। ठीक, एक मास में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। मतलब चंद्रमा की कलाओं का निर्धारण इसके पूर्णिमा या इसके घटने बढ़ने की क्रम के अनुसार होता है। ठीक, तो एक हमारा जो होता है चंद्रमा का, जब जिस रात्रि हमारा चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है वह रात्रि पूर्णिमा, और जिस रात में छिप जाता है वह रात्रि अमावस्या कहलाती है। ठीक है, अमावस्या से और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है उसका भी निर्धारण हमारे चंद्रमा के द्वारा ही होता है। जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक, मतलब बढ़ते चांद के पखवाड़े को, जब हमारी अमावस्या समाप्त होती है तो अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। समझ आया आपको? जो हमारे जो कैलेंडर्स होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, उसमें जो हमारे हिंदी कैलेंडर्स होते हैं उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी दिया रहता है मासिक के दौरान, एक मास के दौरान, कि ये इतने दिन का हमारा शुक्ल पक्ष होगा, इतने दिन का हमारा कृष्ण पक्ष होगा। तो वो हमारी चंद्रमा के ही द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझ आया हमारे चंद्रमा का कितना योगदान है? सॉरी फॉर दैट। पृथ्वी के घूमने के कारण ही एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक हमारे चंद्रमा की जो परिक्रमा है उसमें 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को हम चंद्रमास भी कहते हैं। तो समझ आया कि हमारे चाँद की इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं पोल स्टार यानी ध्रुव तारा की। इतना आपको समझ आ गया बच्चों? अब हम ध्रुव तारा की बात करते हैं। आपके जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं उनमें हमारे कुछ
क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उसमें तारे भी होते हैं, स्टार्स हमारे होते हैं, उसमें पोल स्टार्स भी होते हैं। तो हम ध्रुव तारा की बात करते हैं। ध्रुव तारा आकाश में तारों के घूर्णन अक्ष पर सदैव स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं। यह गतिहीन होते हैं, मतलब इनकी कोई गति नहीं होती। ध्रुव तारा जो होते हैं वह अपने अक्ष पर स्थित होते हैं। ठीक, इतना समझ आ गया। अब मैं आपको दो चीज़ें और बता देती हूँ, डिक्लेयर कर देती हूँ। तारे और ग्रह, जिनके बारे में मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको एक दो पॉइंट क्लियर कर दे रही हूँ कि जो हमारे तारे होते हैं वो आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, जबकि हमारे जो ग्रह होते हैं वह सूर्य यानी तारे के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों का स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि हमारे जो ग्रह होते हैं वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। ठीक, तारे ऊष्मा एवं प्रकाश के स्रोत होते हैं, जबकि जो हमारे ग्रह होते हैं वह हमारे ऊष्मा और प्रकाश के स्रोत नहीं होते हैं। तारों का जो परिक्रमण करने वाले पिंड जो होते हैं वह ग्रह कहलाते हैं, जबकि ग्रहों के परिक्रमण करने वाले पिंड हमारे उपग्रह कहलाते हैं। हमारे जो तारे होते हैं वह झिलमिलाते हैं, जबकि हमारे जो ग्रह होते हैं वो कभी नहीं झिलमिलाते। ठीक, तारों का आकार जो बहुत बड़ा होता है, जबकि हमारे ग्रहों का आकार छोटा होता है। आकाश में तारों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि ग्रहों की स्थिति हमारी सदैव परिवर्तित होती रहती है। ठीक प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये सारे डिफरेंसेस बता दिए। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था तारे और ग्रह होते क्या है, मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया। और ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर नहीं आता यू कैन आस्क मी in next class. Okay, thank you for watching. Stay home and stay safe.